नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ललित मोदी की मदद करने के बाद सुषमा स्वराज अब जो है वो सियासी बवंडर में घिर गई हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांगा है। उसके अलावा वारदात के 14 दिन बाद भी आरोपी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न होती देख अब पत्रकार का परिवार जो है वो धरने पर बैठ गया है और उनकी साफ मांग है कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। योग गुरु रामदेव ने आज दिल्ली में योगाभ्यास सिखाया। 5000 लोगों को उन्होंने वहां पर योगाभ्यास करवाया और उनके मंच पर मुफ्ती शमून काजमी ने भी योग किया। मध्य प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों में फर्जी दाखिलों को लेकर एक बार फिर शिवराज सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। वन रैंक वन पेंशन की मांग तेज होती जा रही है। आज दिल्ली समेत देश के 50 शहरों में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया है। उसके अलावा एक आईपीएस पर लगा है धोखे का आरोप। एक महिला ने शादी पर मुकरने का आरोप लगाया है। इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अखिलेश राज में पत्रकार जगेंद्र का परिवार जो है वो इंसाफ की उम्मीद कर सकता है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 14 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपी राममूर्ति वर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और अब जगेंद्र का परिवार जो है वो धरने पर बैठ गया। उनकी मांग है कि राममूर्ति की बर्खास्तगी हो उस मंत्री की और साथ ही साथ उसे गिरफ्तार भी किया जाए। मौत का हफ्ता गुजर गया लेकिन इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो जगेंद्र के परिवार ने इंसाफ के लिए धरना देने का फैसला किया। इंसाफ की उम्मीद इसलिए भी कम हो गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आरोपी मंत्री राममूर्ति का बचाव करने में लगी है। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। वहीं जगेंद्र के बेटे का कहना है कि आरोपी मंत्री की तरफ से मामले को रफा दफा करने के लिए लगातार पैसे की पेशकश की जा रही है। हमारे पास बराबर दबाव बनाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। हम नहीं मानने तो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, रिश्तेदारों पे दबाव बनाया जा रहा है कि उनको कैसे भी समझा बुझा के उन्हें रुपए दे के उन्हें नौकरी दिलवा देंगे, कैसे भी ये मामला समझौता कराया जाए। परिवार का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 2 दिन बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 1 हफ्ते बाद भी आरोपी मंत्री की गिरफ्तारी न होने पर मायावती ने भी अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। और अगली खबर सहारनपुर से है। यहाँ के एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर पर शादी कर मुकरने का आरोप लगा है और ये आरोप एक महिला ने लगाया। उसने कहा कि शादी उससे की गई और अब जो ऑफिसर है, ट्रेनी ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर, वो इससे मुकर रहा है। सहारनपुर के पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में शनिवार रात एक लड़की ने पहुंचकर सनसनीखेज आरोप लगाया। वंशिका नाम की लड़की अपने आप को वहां पर रह रहे ट्रेनी आईपीएस अधिकारी संतोष मिश्रा की पत्नी बताते हुए उनके मकान में घुसने की कोशिश करने लगी। दिल्ली से ये लड़की अब अपना हक मांग रही है। बस एक आईपीएस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी बीवी को छोड़ देंगे? शादी कोई गेम है क्या? शादी गेम नहीं है। मैं आई हूँ, मैं रहने आई हूँ, मुझे रखे। मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे बताए, बट ऐसे दहेज के लिए और ऐसे किसी और लड़की के लिए आईपीएस आईएएस के शान के लिए मुझे ऐसे निकाला जा रहा है, ये बिल्कुल जरा सर मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वंशिका के मुताबिक संतोष मिश्रा से उसकी शादी 26 जुलाई 2014 को आर्य समाज मंदिर में हुई थी। उसका दावा है कि दोनों ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और दोनों लंबे वक्त तक साथ रहे। वंशिका का कहना है कि संतोष ने अब कोर्ट में भी शादी को रद्द करवाने का केस किया हुआ है। IBN 7 ने ट्रेनी आईपीएस अफसर से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन नहीं लगा। और आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को वीजा दिलवाने के मामले में अब सुषमा स्वराज जो है उनका विवादों में नाम आ रहा है और अब एक तरफ कांग्रेस जो है उनके इस्तीफे की मांग कर रही तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। सुषमा पर आरोप है कि उन्होंने ईडी की जांच के घेरे में रहने वाले ललित मोदी की ब्रिटेन से निकलने में मदद की, जबकि उनके खिलाफ देश में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। बता दें कि ललित मोदी का भारतीय पासपोर्ट रद्द है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर माना कि जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की और कहा था कि उनकी पत्नी को कैंसर है और सर्जरी के लिए वो 4 अगस्त को पुर्तगाल जाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में उन्हें दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए वहां मौजूद रहना होगा। ललित ने मुझे बताया कि उन्होंने लंदन में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है और ब्रिटिश सरकार यात्रा दस्तावेज देने के लिए तैयार है, लेकिन यूपीए सरकार के एक सर्कुलर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे भारत ब्रिटेन संबंधों पर असर पड़ेगा। इन आरोपों के बाद हमलावर विपक्ष ने सुषमा स्वराज पर आरोपों की बौछार कर दी और कांग्रेस ने तो उनसे इस्तीफा तक मांग लिया। मैं अपील करता हूं सुषमा जी से कि वे मॉरल ग्राउंड पर तत्काल इस्तीफा दे दें। सुषमा स्वराज पर लग रहे आरोपों के बीच बीजेपी जोरदार तरीके से बचाव करने में जुटी रही। ये कोई क्वात्रोजी को देश के बाहर भगाना या एंडरसन को भोपाल त्रासदी के बाद देश के बाहर जाने की परमिशन देने जैसा मामला नहीं है। सुषमा जी ने जो कुछ भी किया है वह ठीक किया है और एक
मानवीय संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यही करना चाहिए जो उन्होंने किया है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजपथ पर एक बड़ा योग शिविर लगने वाला है। उससे पहले आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योग गुरु बाबा रामदेव ने बाकायदा इसकी रिहर्सल की और इस अवसर पर मुफ्ती शमून काजमी ने भी मंच पर उनके साथ योगा किया। ये है योग के विरोधियों को योग गुरु बाबा रामदेव का जवाब। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रामदेव के मंच पर मुफ्ती शमून काजमी भी योग करते नजर आए। रामदेव के मुताबिक योग सांसों को नियंत्रण में कर शरीर और दिमाग को स्वस्थ बनाने के लिए है। इसे किसी धर्म से जोड़ना गलत है। योग को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध पर काजमी का कहना है कि योग इस्लाम के खिलाफ नहीं है और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कुछ सालों से वो योग करते रहे हैं। जैसे नमाज लोगों के सेहत के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही अगर योग करेंगे तो वो सेहतमंद रहेंगे। और इसके जो आसन है उसका कोई ताल्लुक जो है वो अल्लाह से कहीं उसका विरोध है ही नहीं। योग के साथ ना कोई प्रतीकों को और तमाम इधर उधर की चीज़ों को ज़्यादा नहीं जोड़ना चाहिए। योग की जो मूल विद्या है वो अध्यात्म विद्या है और वो किसी भी तरह से किसी मजहब के दायरे में नहीं आती। बाबा रामदेव के योग शिविर में करीब 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। बारिश के बावजूद लोगों के उत्साह में कमी नहीं दिखी। और वन रैंक वन पेंशन के मसले पर पूर्व सैनिकों का एक धड़ा आज फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरा और इन पूर्व सैनिकों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द वन रैंक वन पेंशन लागू करे। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों के तेवर इस बार तल्ख हैं। जंतर मंतर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी पूर्व सैनिक फिर से सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर आए हैं। सबकी मांग है पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन हो। पूर्व सैनिकों का आरोप है कि सरकार की ओर से उन्हें वादे और दिलासे तो मिले लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में अब उन्होंने सोमवार से भूख हड़ताल करने की धमकी भी दी है। उधर जेडीयू पूर्व सैनिकों के समर्थन में उतर गया है और पार्टी ने मोदी सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। सभी वायदों की तरह से जो चुनाव में हसीन वायदे किए गए थे, ये भी एक झूठा और हसीन वायदा साबित हुआ। न काला धन आया, न अपराध पे रोक लगी, न वन रैंक वन पेंशन मिली। बता दें कि आज के प्रदर्शन में पूर्व सैनिकों के कुछ संगठन शामिल नहीं हुए। ये संगठन गैर अधिकारी वर्ग के पूर्व कर्मचारियों का है। और महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल जो हैं वो विवादों में लगातार आते जा रहे हैं। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस घोटाले में शामिल भुजबल के करीबी अधिकारियों के घर पर छापेमारी का सिलसिला अब शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने महाराष्ट्र सदन घोटाले की जांच तेज कर दी है। जांच की इसी कड़ी में एसीबी ने शनिवार देर शाम पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त दीपक देशपांडे के औरंगाबाद, मुंबई सहित पुणे के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़ी कई फाइलें एसीबी के हाथ लगी। एसीबी ने देशपांडे के घर से 1.5 किलो सोना, 27 किलो चांदी और करोड़ों की संपत्ति और निवेश के कागजात बरामद किए। बता दें कि महाराष्ट्र सदन घोटाले में दीपक देशपांडे पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस घोटाले के वक्त दीपक देशपांडे पीडब्ल्यूडी विभाग में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। दीपक देशपांडे को भुजबल का करीबी भी बताया जाता है। आरोपों के मुताबिक देशपांडे पर भुजबल के इशारे पर बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव का भी आरोप है। एसीबी ने सिर्फ देशपांडे ही नहीं, महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े कई अन्य अधिकारियों के घर पर भी छापेमारी की। और मुंबई की बात करें तो मानसून की पहली बारिश ने ही यहां बीएमसी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह जल भराव है। जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर लोअर परेल की बात करें, वहां जगह जगह पानी भरा हुआ है सड़कों पर। इससे लोगों को वहां पर खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इससे रेल यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सुबह कुछ घंटे हुई बारिश में मुंबई की सड़कें नाले में तब्दील हो गई। जगह जगह जल भराव हो गया। सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। गटर का पानी है और इतनी इजीली सभी ट्रेन बंद हो जाती है। आज मेगा ब्लॉक है। प्रॉमिसेस करते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमेशा गड्ढे सब पॉट होल डंप होल सब निकलते रहते हैं। मुंबई में हुई बारिश ने वहां की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी असर डाला है। तेज बारिश की वजह से मुंबई के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा काफी बढ़ गया है। गौरतलब है कि बीएमसी ने बारिश के पहले दावा किया था कि इस बार बारिश में सड़कों पर पानी नहीं जमा होगा, लेकिन शुरू में ही हालत ये हो रही है कि नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फर्जी राशन कार्ड के जरिए राशन बांटने का जो मामला है वो सामने आया है और घोटालेबाजों ने अमिताभ बच्चन समेत शोले के फिल्म के किरदारों कालिया, गब्बर सिंह आदि के नाम से फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन बांटा है। मुरादाबाद के नरेंद्रपुर गांव में बीपीएल परिवारों के लिए बनाए गए राशन कार्ड की सूची में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और शोले के विलन गब्बर सिंह का भी नाम शामिल किया गया है। अमिताभ बच्चन के पिता के नाम की जगह धर्मेंद्र और मां के नाम के आगे हेमा मालिनी लिखा गया है।
और अमिताभ को मुंबई का निवासी बताते हुए उन्हें वहां किराएदार दिखाया गया है। इतना ही नहीं, गब्बर सिंह के नाम जारी कार्ड में कालिया को पिता और बसंती को माता बताया गया है और उन्हें मकान मालिक बताया गया है। उनकी मां का नाम जो है हेमा मालिनी दर्शाया गया है और पिता का नाम धर्मेंद्र दर्शाया गया है और उसमें गब्बर का नाम, उसके पिता का नाम कालिया दर्शाया गया, मां का नाम बसंती दर्शाया गया है। राशन कार्ड बनाने में हुए इस फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने के बाद जिला पूर्ति कार्यालय ने राशन की दुकान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राशन डीलर सुशीला देवी के बेटे का कहना है कि हत्या के एक मामले में समझौता कराने के लिए उनके विरोधियों ने ये फर्जीवाड़ा किया है। इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं रहा। हमारे पास तो मात्र 6 महीने रही थी और हमारे पास ये दबाव बना रहे हैं ये लोग हमारे पापा जी के मर्डर में फैसले का, और ये झूठी सच्ची शिकायतें कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में 28 साल की एक मासूम के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पिलंजी गांव में एक बच्ची लहूलुहान हालत में मिली, जिसके बाद उसको आनन फानन में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनके मुताबिक बच्ची से रात 9:30 से 10 बजे के बीच बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। 9:30 बजे और 10 बजे के बीच में उसका माँ का कहना है कि बच्ची खून में लथपथ वहाँ पे आई, लेकिन जिस तरह से जो ब्रूटली उसके साथ रेप किया गया है, ऐसी हालत में बच्ची का चल पाना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस वारदात का हवाला देते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाए और कहा कि उनका ज्यादा वक्त एलजी से जंग में जाया हो रहा है और अपराध बेकाबू हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में व्यापम भर्ती घोटाले के आरोपों से घिरी शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक बार फिर विवादों में, और इस बार जो विवाद है वो है निजी कॉलेजों में सैकड़ों लोगों के फर्जी एडमिशन हुए हैं। IBN7 के पास अथॉरिटी का 21 मई 2015 को पारित वो आदेश है जिसमें AFRC से प्रदेश के 6 निजी मेडिकल कॉलेजों में साल 2010, 2011, 2012 और 2013 यानी 4 सालों में 721 छात्रों को दिए गए दाखिले की जांच करने के लिए कहा गया है। ये 721 एडमिशन स्टेट कोटे की सीटों पर कॉलेजों ने खुद ही काउंसलिंग कर किए थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडमिशन के लिए तय की गई आखिरी तारीख यानी 30 सितंबर को बड़ी तादाद में ये दाखिले हुए। स्टेट कोटे की 1533 सीटों में से 721 सीटें इस तरीके से आवंटित हुई, यानी कुल मिलाकर 47% सीटें इस तरीके से आवंटित की गयी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गलत तरीके से दाखिला पाने वालों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह की जबलपुर में रहने वाली बहन रेखा सिंह की बेटी प्रियंका भी है। साधना सिंह जी की छोटी बहन श्रीमती रेखा सिंह की बेटी प्रियंका सिंह, जिसका एडमिशन चिरावे में किया गया था। ऐसे लगभग ये 12-14 नाम है, जो मैं भी आपको 17 नाम है कि अरुण यादव और उनके परिवारों के बच्चे यदि सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो सभी परीक्षाओं को और परीक्षार्थियों को संदेह के घेरे में ले आएंगे। यदि कोई अदालत अरुण यादव और कांग्रेस पार्टी के पक्ष को सही नहीं मानती, जो झूठ का पुलिंदा है, तो क्या जजेस को कटघरे में खड़ा कर देंगे मीडिया ट्रायल के? निजी मेडिकल कॉलेजों में डीमेट के जरिए हुए दाखिलों पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों को राज्य सरकार और बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। पहले मैगी और अब कॉम्प्लान, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे बच्चे? लखनऊ में बच्चों की एनर्जी ड्रिंक कॉम्प्लान में अब कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। एक महिला की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। नमूने लैब में भेजे गए हैं। तनिषा राय सिंघानिया की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तनिषा ने अपनी शिकायत में बताया कि जैसे ही उसने कॉम्प्लान का पैक खोला और 2 चम्मच पाउडर दूध में डाला, बड़ी संख्या में कीड़े उसमें तैरने लगे। अधिकारियों ने कंपनी को बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मैंने अपने बच्चों को दूध देने के लिए जब उसमें 2 चम्मच कॉम्प्लान पाउडर मिक्स किया, तो जैसे ही पूरा शेक कर लिया, 2 चम्मच पाउडर डाला, मैंने रखा तो उसमें देखा वाइट कीड़े आ गए। तो मुझे लगा हो सकता है चीनी पुरानी है, तो इस वजह से, इसलिए क्योंकि मैं एकदम शॉक रह गई, क्योंकि मैंने नया कॉम्प्लान का डिब्बा खोला, इसलिए बिल्कुल भी मेरा डाउट कॉम्प्लान पे तो था ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने तुरंत शुगर को पानी में घोल के एक ग्लास में चेक किया, तो शुगर में तो कुछ भी नहीं निकला। फिर पानी में मैंने कॉम्प्लान डालकर देखा, तो फिर देखा वाइट कीड़े आ रहे थे, 2-3 ब्लैक कीड़े भी थे। तो ये 100% कॉम्प्लान से ही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज उन्नाव में एक LIC एजेंट के घर में घुसकर उस पर गोली चलाई गई और उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद वहां जमकर लूटपाट भी की गई। उन्नाव सदर कोतवाली के कल्याणी देवी मोहल्ले में बीती रात घर में घुसकर LIC एजेंट आलोक अवस्थी की हत्या कर दी गई।
बदमाशों ने उन्हें 3 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। मृतक के परिजनों का दावा है कि आलोक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ये हत्या लूटपाट के लिए की गई है। अखिलेश राज में अपराधी सरेआम वारदात को अंजाम देते हैं और हत्या और लूट के बाद फरार हो जाते हैं। और देश दिन भर में आज बस इतना ही।